देख रहे हैं लखनऊ की लड़ाई, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जी हां, लखनऊ की इस लड़ाई में कौन दमदार साबित हो रहा है। यह हमेशा कहा जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बारे में कि मोदी और शाह वाली बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, लेकिन विपक्षी भी ये मानते हैं कि ये सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकी राजनीतिक पार्टियों से एक कदम हमेशा आगे रहते हैं, तभी इतना बड़ा ऐलान। जी हां, चुनावों के पहले कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान को कुछ इसी अंदाज में देखा जा रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या इसी के साथ विपक्ष की सारी रणनीतियां वही की वही रह जाएंगी? क्या उसकी तमाम जो हथियार थे सरकार के खिलाफ किसानों के मुद्दे पर, वो निहत्थे हो जाएंगे? दूसरी तरफ क्या ये सबसे बड़ा मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा चुनावों से पहले, या फिर ये है सिर्फ एक चुनावी मजबूरी? इन सब का विश्लेषण करेंगे। ये भी आपको दिखाएंगे कि आखिर सरकार ने पहली बार अपने बनाए किसी कानून को वापस लेने का इतना बड़ा फैसला क्या लिया, क्यों लिया, और इसके पीछे का चुनावी एंगल आखिर क्या है। लेकिन लखनऊ की इस लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मुमकिन दांव चलने को तैयार हैं, और ये बस उसी की शुरुआत है। बहुत बड़ी खुशी है। 14 महीने की मेहनत हमारी कामयाब हुई। हमें बहुत खुशी थी कि नरेंद्र मोदी हमारे 3 कानून वापस कर रहे हैं। सभी लोग इसे एक फेस्टिवल की तरह, उत्साह की तरह मना रहे हैं। हम लोगों को पूरी उम्मीद थी कि माननीय प्रधानमंत्री किसानों की बात सुनेंगे, उनकी किसानों की बात मानेंगे। नरेंद्र मोदी साहब ने जो कृषि कायदा जो वापस लिया है, इसका हम स्वागत करते हैं। किसानों की ये आंदोलन वापस करने से लाभ ही लाभ है। किसान मोर्चा उनके इस बयान का स्वागत करता है। ये भारत के किसान की ऐतिहासिक तस्वीर है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि देश में किसानों को इस तरह खुशी मनाते हुए आपने बहुत कम बार ही देखा होगा। अन्नदाता के जश्न मनाने की तस्वीर भारत में तो यदा कदा ही देखने को मिलती है, लेकिन इस बार गुरु पर्व पर देश के किसानों की खुशी देखते ही बनती थी। दिल्ली के जिन बॉर्डरों पर किसानों के संघर्ष की तस्वीर देखकर पूरा देश परेशान हो रहा था, वहां भी जब उसने किसानों को मिठाइयां बांटते एक दूसरे को गले लगाते हुए देखा तो राहत की सांस ली। जिस गाजीपुर बॉर्डर पर दिन रात कृषि कानूनों के खिलाफ बिगुल बजता रहता था, वहां भी जीत का ढोल बजने लगा। 14 महीनों से किसान अपनी जिन मांगों को लेकर सड़कों पर थे, उनकी मुराद को पूरा करके पीएम मोदी ने अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री के इस ऐलान ने गुरु पर्व को किसान पर्व में तब्दील कर दिया। सारे देश में किसानों के चेहरों पर 1.5 साल से छाई मायूसी खुशी में तब्दील हो गई। आज किसान खुश
खुश हैं, इनके चेहरे खिले हुए हैं। तो आइए किसानों से ही बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज ऐलान किया है उसको लेकर ये क्या सोचते हैं। जो आज प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून रद्द करने का ऐलान किया, उसका हम स्वागत करते हैं। ये संघर्ष का एक जीत है ये हमारी, कि हम सरकार को घुटनों पे ला पाए। ये लगता है कि बॉर्डर अब खाली करने का वक्त आ गया है। नहीं, बॉर्डर अभी खाली नहीं करेंगे जब तक हमारे दूसरे एमएसपी का, बिजली शोध बिल का, जैसे इन्होंने बताया, जब तक वो नहीं होता जब तक हम नहीं करेंगे। तो क्या मन की बात करने वाले पीएम ने किसानों की मन की बात सुनकर यूपी चुनावों के लिए अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया, या फिर किसानों की नाराजगी दूर करने में सरकार काफी देर कर चुकी है? क्योंकि पंजाब से हरियाणा और उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक जहां भी किसान धरने पर बैठे थे, वहां कृषि कानून वापसी की खबर सुनकर किसान खुद को विजेता मान रहा है। एक तो गुरु पर्व का मौका, ऊपर से प्रधानमंत्री ने जैसे ही ऐलान किया कि तीनों कृषि कानून रद्द होंगे, उसके बाद पंजाब का माहौल क्या है ये तस्वीरें आप देख सकती हैं। मेरे ठीक पीछे ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, ट्रैक्टर पर डीजे बज रहा है और डीजे पर जो सॉन्ग चल रहे हैं, जो गाने चल रहे हैं, ये किसानों के गाने हैं। और ऐसा लग रहा है कि वाहेगुरु ने आज कहीं ना कहीं अपने आशीर्वाद के रूप में उस लंबे संघर्ष पर विराम लगवाया है जो कि किसान एक लड़ाई के रूप में लड़ रहे थे। ये खुशी इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री गुरु पर्व पर ये सौगात किसानों को देने वाले हैं। इसकी किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। शुक्रवार सुबह 9 बजे पीएमओ का ट्वीट आया, तब किसी को भी अंदाजा नहीं था कि पीएम क्या करने वाले हैं। लेकिन जैसे जैसे पीएम ने अपनी बात कहनी शुरू की, अंदाजा हो गया कि कृषि कानूनों पर वो बड़ा ऐलान करने वाले हैं। सरकार ने अपने 5 दशक के सार्वजनिक जीवन में मैंने किसानों की परेशानियों को, उनकी चुनौतियों को बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है। इसलिए जब देश ने मुझे 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में सेवा का अवसर दिया, तो हमने कृषि विकास, किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। अगले 10 मिनट तक पीएम ने बताया कि कैसे उनकी सरकार किसानों को मजबूत कर रही है। लेकिन 17वें मिनट में पीएम ने वो बात कही जिसके लिए उन्हें नहीं जाना जाता। प्रधानमंत्री ने कृषि बिल पर यू टर्न लिया और 59 सेकंड में सबसे अहम बात कही। बात क्यों? मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री के शब्द सुनने के बाद देश भर में इन तीनों बिल का विरोध करने वाले किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अपनी बात क्षमा मांगते हुए शुरू की, उसके बड़े सियासी मायने लगाए जा रहे हैं। पीएम का ये बयान आते ही सिंघू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, हर जगह किसानों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। बॉर्डर पर डटे आंदोलनकारियों ने जलेबी मिठाई बांटी, वहीं भंगड़ा भी हुआ। तो यूपी के खेतों में काम कर रहे किसान खेतों में ही झूमने लगे। खुशी है या लग रहा है कि ज्यादा देर हो गई? नहीं, बहुत बड़ी खुशी है। बहुत बड़ी खुशी, बहुत बड़ी खुशी है। हाँ। 14 महीने की मेहनत हमारी कामयाब हुई। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, उनका आभार बहुत ज्यादा कि उन्होंने तप तपस्या किसानों की जीत हासिल हमें होगी। हमें बड़ी खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की बात मान ली और ये किसान की जीत है। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने जो निर्णय लिया है आज का, बहुत अच्छा निर्णय है। देश के किसानों की जीत हुई है, एक लंबा संघर्ष है, उस संघर्ष की जीत हुई है। आज इतनी खुशी का दिन है, हमारे खेत बच गए, हमारे खलियान बच गए और हमारी रोजी रोटी बच गई है।
तो प्रधानमंत्री के कृषि कानून वापस लेने के फैसले ने किसानों को खुश कर दिया, लेकिन क्या पीएम का यू टर्न अगले साल होने वाले 5 राज्यों के चुनावों में मास्टर स्ट्रोक बन सकता है? आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। प्रधानमंत्री ने जैसे ही तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया, विपक्षी दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया भी आने शुरू हो गई। लेकिन जहां किसानों के चेहरे खिले हुए थे, वहां विपक्षी दलों के चेहरे मुरझाए लग रहे थे। केवल किसानों के काले कानून वापस करने के साथ साथ इन्हें अपने जो मंत्री जिन्होंने हत्या की, उनका कब इस्तीफा होगा, उन्हें कब मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा। इसलिए मैं इस मौके पर किसानों को बधाई देता हूं। गुंडे, आतंकवादी, देशद्रोही, ये सब किसने कहा? जब ये सब कह रहे थे तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी चुप क्यों थे? बल्कि उन्होंने आंदोलनजीवी शब्द बोला। मुझे खुशी इस बात की है कि ये सरकार समझ गई है कि इस देश में किसान से बड़ा कोई नहीं है। इस देश में अगर एक सरकार किसान को कुचलने की कोशिश करती है और किसान खड़ा हो जाता है, तो उस सरकार को अंत में झुकना ही पड़ेगा। तो क्या जो विपक्ष यूपी में बीजेपी को किसानों के सहारे हराने का मंसूबा पाल रहा था, उसके हाथ से पीएम ने सबसे बड़ा हथियार ही छीन लिया है? इसलिए मेरी राजनीतिक सूझबूझ पर आप शक मत कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी चुनाव से महज 3 महीने पहले किसानों के सामने झुकने का फैसला किया, जिसे वो बड़े दांव में तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि पीएम के इस फैसले ने बीजेपी के लिए एक साथ कई विकल्प खोल दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर यह कहा कि उनकी राजनीतिक समझ पर शक मत कीजिए, तो बात सही कहा, और इसी बात को उन्होंने किसान कानूनों को वापस लेने के सवाल पर पुष्ट कर दिया है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने बहुत दौरे किए। पूरी उत्तर प्रदेश के दौरों के बाद उनके सामने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरों की स्थिति थी, उनका अभियान था। ऐसे में उन्होंने सोचा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्पेस मिल नहीं पाएगी अगर किसान कानून बना रहेगा तो, इसलिए उन्होंने अपनी राजनीतिक समझ का फायदा उठाते हुए किसान कानून को आनन फानन में वापस ले लिया। बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले पीएम ने 1 महीने में यूपी के 5 दौरे किए। इसके जरिए यूपी की जनता का मिजाज पड़ा। फिर जिन 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे थे, उन्हें वापस लिया। यूपी में 403 विधानसभा सीटों में से करीब 210 सीटों पर किसान ही जीत हार का फैसला तय करते हैं। इसीलिए बीजेपी चुनावों तक किसानों को नाराज नहीं करना चाहती थी। कि किसान बहुत प्रभावशाली वर्ग है, बहुत बड़ा कम्युनिकेटिव वर्ग है, और इस वोट से भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान होता। और ये पूरा का पूरा आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पसरा हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हो जाता, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो मुझे लगता है कि इन सारे फीडबैक के बाद ये फैसला लिया गया। तो कहीं न कहीं बीजेपी को किसान आंदोलन का नुकसान होता दिख रहा था, जिसे देखते हुए बीजेपी नेतृत्व ने कृषि कानूनों की वापसी के फैसले को गुप्त रखा और इसके ऐलान के लिए गुरु पर्व का दिन चुना। मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। जानकार मानते हैं कि लखीमपुर खीरी में सिखों की अच्छी खासी आबादी है। वहां पर जो कुछ हुआ, उसने पार्टी की छवि को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाया। धार्मिक मौके पर इस तरह की घोषणा करके पीएम ने अपने फैसले के असर को कई गुना बढ़ा दिया। करतारपुर कॉरिडोर खोलने और प्रकाश पर्व पर यह घोषणा करके बीजेपी ने सिखों और किसान समुदाय के मन में सरकार के लिए आई खटास को कम करने की कोशिश की है। किया गवर्नमेंट ने
मेरा तो बहुत छोटा रोल था इसमें कि मैंने अपनी जो पंजाब की आवाज़ थी वहाँ मैं उनको पहुँचाई कि मैं क्या समझता हूँ एज होम मिनिस्टर, एज चीफ मिनिस्टर, एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर। ये 3 ही बातें मैं उनको बताई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फैसलों से पीछे हटने के लिए नहीं जाने जाते। ये उनकी इमेज से मेल नहीं खाता, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि राजनीति में इमेज से ज्यादा सत्ता जरूरी होती है, क्योंकि सत्ता होगी तो इमेज भी बनी रहेगी। इमेज बनाने के कई मौके मिलेंगे। अब सवाल यह है कि पीएम का ये चुनावी दांव विपक्ष के चक्रव्यूह को कितना भेद पाएगा। आज तक ब्यूरो। बीजेपी को पता है कि अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को जीतना है तो 2022 अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। जी हां, उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव 2024 के लिए अग्नि परीक्षा है। तभी सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान नाराज हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो फिर खामियाजा पूरे उत्तर प्रदेश के नतीजों में भुगतना पड़ सकता है। सिर्फ किसान ही नहीं, जाट समुदाय, जाट पंचायतों के जरिए जाट समुदाय की नाराजगी भी खुलकर सामने आती रही और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा दांव जला है। ये कानून वापसी का ऐलान ही इस बात की तस्दीक करता है कि सरकार जानती है कि 2022 दरअसल 2024 के लिए अग्नि परीक्षा है और इस अग्नि परीक्षा में हर हाल में पास होना है। इसीलिए कोई भी दांव चलने को सरकार तैयार है। पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। सरकारी टीवी से घोषणा हुई है, कल बातचीत करनी पड़ेगी, तो किससे बात करेंगे? आपने पहली जो डिमांड रखी थी कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी, अब बात हो गई बिल वापसी की, तो फिर एमएसपी कहां से आए? क्यों एमएसपी क्यों नहीं आएगी? आधे रेट में फसलों की लुटाई हो रही, मतलब फसलों को लूटने दे। इतनी मीठी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, उसको बातचीत में ढाल दो। अच्छा, तो मीठी भाषा पे आपको भरोसा नहीं हो रहा? मीठी इतनी ज्यादा है इसलिए? हाँ, ज्यादा मीठी है, शहद से भी मीठी है। किसान आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे राकेश टिकैत प्रधानमंत्री के ऐलान के बावजूद अपना रुख नरम करने को तैयार नहीं है। राकेश टिकैत के ये तेवर बीजेपी के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि मुजफ्फरनगर का ये वही नेता है जिसके आंसुओं ने इस आंदोलन में नई जान फूकी थी। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। 26 जनवरी को लाल किले पर हुई ट्रैक्टर परेड और हिंसा के बाद किसान आंदोलन लगभग खत्म होने के कगार पर था। लेकिन 29 जनवरी को राकेश टिकैत के आंसू रंग लाए और आंदोलन को फिर से खड़ा कर दिया। अब क्या अभी जारी रहेंगे, गोली के सामने भी जाएंगे। आंदोलन को खत्म करने की साजिश बीजेपी की। आंदोलन खत्म नहीं होगा, आंदोलन खत्म नहीं होगा। टिकैत के आंसुओं ने न सिर्फ आंदोलन को खत्म होने से बचाया बल्कि उन्हें भी किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा बना दिया। किसान को बर्बाद करना चाहते हैं, नहीं होगा। ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर मेरे है, मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? राकेश टिकैत के इन आंसुओं ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों और खासकर जाट समुदाय को आक्रोशित कर दिया और वो पानी लेकर गाजीपुर के लिए निकल पड़ा। इस तरह टिकैत ने करीब करीब खत्म हो चुके इस किसान आंदोलन को बचा लिया। राकेश टिकैत भले ही गाजीपुर बॉर्डर पर अपना टेंट लगाकर बैठे थे, लेकिन किसान आंदोलन का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश निकलकर पूरे उत्तर प्रदेश में जा पहुंचा। विपक्ष भी सरकार को घेर रहा था। जहां जहां किसान महापंचायत कर रहे थे, नेता भी पहुंच रहे थे।
ये राकेश टिकैत के आंसू ही थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ गुस्सा इस कदर बढ़ा दिया कि नेताओं को गांव में घुसने तक नहीं दिया जा रहा था। प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। ये वही कानून था जिसे सरकार ने 14 जनवरी 2020 को संसद में पेश किया था। प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक पारित किया जाए। और 17 सितंबर 2020 को लोकसभा में भारी हंगामे के बीच बिल को पास भी करा लिया था। इसके 3 दिन बाद राज्यसभा से भी भारी हंगामे के बीच ध्वनिमत से सरकार ने बिल पास करवा लिया और विपक्ष विरोध करता रह गया। आज इस देश को 4 लोग चलाते हैं। आप बजट पर चर्चा कर लें। बजट पे कर रहा हूँ सर, बजट पे आ रहा हूँ। 4 लोग चलाते हैं, हम 2 और हमारे 2। संसद से बिल पास होते ही इसके विरोध की आग सुलगने लगी और देखते ही देखते ये विरोध प्रदर्शन आंदोलन में तब्दील हो गया। किसानों ने पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उठकर दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाल दिया। टेंट लगने लगे, खाने से लेकर सोने तक का इंतजाम हो गया। अगर आप पंजाब जाएंगे ना तो 2 तरीके से आपको मक्की की रोटी बनाने को सिखाई जाएगी, एक हाथ से, और एक ये जो नए लड़के पॉलिथिन से सीख रहे हैं। लेकिन देखिए, ये भी अपना अंदाजा, इन्होंने कहा कि अब यहाँ आए हैं, नशा ये है कि कोई भूखा ना मरे, नशा ये। लेकिन 26 जनवरी की इन तस्वीरों से आंदोलन को धक्का लगा, जिसे 2 दिन बाद राकेश टिकैत के आंसू ने बचा लिया। टिकैत के अड़ने से किसान आंदोलन का असर बीजेपी के गढ़ बन चुके पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक जा पहुंचा। दावा किया गया कि जाट मुस्लिम एक बार फिर साथ आ रहे हैं। इसके बाद से ही सरकार बैकफुट पर आने लगी। लेकिन मोदी के नए दाव से बीजेपी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वापसी की कोशिशें नए सिरे से शुरू हो सकती हैं, जहां 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे के बाद से ही बीजेपी बड़ी ताकत बनकर उभरी है। इन दंगों के बाद हुए ध्रुवीकरण का असर 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश और केंद्र में भाजपा को सत्ता दिलाने में जाट समुदाय का बड़ा हाथ माना जाता है, जो 2014 के लोकसभा चुनाव से ही बीजेपी के साथ जा मिला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12% जाट, 32% मुस्लिम, 18% दलित और 30% अन्य जातियां हैं। साल 2012 के चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुल 38 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से हुए ध्रुवीकरण से बीजेपी की सीटें 2017 में 88 पर पहुंच गईं। यानी बीजेपी को सीधे सीधे 50 सीटों का फायदा हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 110 सीटों में से तकरीबन 100 सीटों पर किसान आंदोलन का अच्छा खासा असर दिखाई पड़ रहा था। इसमें मेरठ, बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बदायूं, सहारनपुर जैसे इलाके शामिल हैं। इस तरह किसान आंदोलन के कारण इस बार भाजपा के लिए राह आसान नहीं होने वाली थी। इससे निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने जाटों की नाराजगी दूर करने के लिए अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय की नींव रखी। प्रथम विश्व युद्ध के समय राजा महेंद्र प्रताप जी विशेष तौर पर यूरोप गए। उसी बैठक में जो दिशा तय हुई, उसका परिणाम हमें अफगानिस्तान में भारत की पहली निर्वासित सरकार के तौर पर देखने को मिला। इस सरकार का नेतृत्व राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने ही किया था। प्रधानमंत्री की तरह योगी आदित्यनाथ ने भी जाटों को अपने पक्ष में करने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को योजनाओं की सौगात दी और कैराना में जाकर उन परिवारों से मुलाकात की जिन्होंने पलायन कर लिया था। मुख्यमंत्री ने कैराना में 426 करोड़ की 114 परियोजनाओं का शिलान्यास किया और पुराने दौर को याद दिलाते हुए अखिलेश सरकार पर निशाना साधा। यहाँ पर पीएससी के एक बटालियन की स्थापना की कार्रवाई के लिए आज मैं स्वयं यहाँ पर आया हूँ और कुछ उन परिवारों के साथ भी मैंने संवाद किया है जो पिछली सरकारों के राजनीतिक अपराधीकरण के शिकार हुए थे। उसमें से ज्यादातर परिवार वापस आ चुके हैं, उनमें एक विश्वास जगा है। इस तरह बीजेपी ने जाटों को मनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन माना जा रहा है कि कहीं न कहीं उसे अपनी सीटें कम होने का डर सता रहा था, जिसे पीएम के इस कदम से खत्म करने की कोशिश की गई है।
लेकिन सवाल यह है कि जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की महापंचायत में हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर की गूंज एक ही मंच पर सुनाई दे रही थी, वहाँ पर बीजेपी अपना पिछला प्रदर्शन कैसे दोहरा पाएगी? इस तरह की अगर सरकारें देश में होंगी तो ये दंगे करवाने का काम करेगी। पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। भाजपा को लगता है कि जो किसान नाराज होकर 2022 में उसे सबक सिखाने के लिए बैठा था, वो अब कृषि कानूनों की वापसी के बाद उसके पास लौट सकता है। देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी जाट और मुस्लिमों की गोलबंदी को तोड़कर ही क्लीन स्वीप कर पाई थी, जिसे किसान आंदोलन ने फिर से करीब ला दिया। इसी वजह से जयंत चौधरी की आरएलडी किसानों के दम पर मजबूत नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खुद को मजबूत करने के लिए आरएलडी को साथ लेने की कोशिश करेगी? जयंत चौधरी और अखिलेश में गठबंधन की बातें हो रही हैं, लेकिन अभी तक दोनों ने इसका ऐलान नहीं किया है। तो क्या बीजेपी अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए यूपी में आरएलडी को साथ लेगी, जिसका बागपत और मुजफ्फरनगर में अच्छा खासा दबदबा माना जाता है? किसान कानून वापस लेने का असर क्या पड़ेगा, ये तो अभी टाइम बताएगा। दो चीजें हैं, एक तो स्पेस और दूसरा वोट। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने स्पेस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्रिएट कर लिया। अभी तक उनके पास स्पेस नहीं थी। वोट तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कैसे इसको विड्रॉ करते हैं। सरकार की जो नीयति है और सरकार की जो नीति है, उन दोनों में कोई अंतर तो नहीं है, उन दोनों में कितनी समानता है इसके बाद पता चलेगा। पर इतना जरूर हुआ कि उसने स्पेस को क्रिएट कर लिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अहमियत को देखते हुए बीजेपी ने इस क्षेत्र की कमान अमित शाह को दे दी है, जहां पर दोबारा कमल खिलाने के लिए पीएम कृषि कानून रद्द करने का बड़ा फैसला कर चुके हैं। लोकतंत्र के इस भाव का सम्मान करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। दिल्ली की सीमाओं पर 360 दिन तक चला दुनिया का सबसे बड़ा किसान आंदोलन अब अपने अंत की ओर है। साल 2014 के बाद ये दूसरा मौका है जब केंद्र सरकार ने किसानों के लिए अपना फैसला बदला। सवाल यह है कि किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए उठाए गए इस कदम से क्या बीजेपी का मिशन पूरा होगा? आज तक बीजेपी की स्ट्रैटेजी साफ है। दरअसल राष्ट्रवाद के हथियार को सजाने के लिए कई सारे अलग अलग तरीके के, आप समझ सकते हैं, विकास हो, आस्था हो या फिर किसान हो, इन तीन मुद्दों को एक साथ लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। एक्सप्रेसवे का मुद्दा, जिसके जरिए विकास की एक तस्वीर पेश की जाए। दूसरी तरफ आस्था का एक मुद्दा, जिसमें राम मंदिर शामिल है। तो इसी के साथ किसानों के साथ आस्था का मुद्दा, हर तरीके से सरकार जब आगे बढ़ती है तो आप ये भी देखिए कि हाल ही में जब रक्षा मंत्रालय और राज्य सरकार ने मिलकर राष्ट्र पर्व का जश्न मनाया तो तस्वीर साफ थी कि राष्ट्रवाद के हथियार के साथ किस तरह से एक ऐसी रणनीति बनानी है जहां पर हार की उत्तर प्रदेश में कोई गुंजाइश ही ना बचे। झांसी में दुनिया ने आत्मनिर्भर भारत की शक्ति की झलक देखी। दुनिया ने महाशक्ति बनते उस भारत की ताकत को देखा, जिसका एक एक हथियार दुश्मन की नींद उड़ाने वाला है। दुश्मन को परास्त करने वाले हथियार बनाना महाशक्ति होने की पहली शर्त है और भारत उस सफर को तेजी से पूरा कर रहा है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी झांसी में स्वदेशी तकनीक से बने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ड्रोन और वॉरफेयर सूट सेना को सौंपने आए थे, लेकिन पीएम इस कार्यक्रम के जरिए राष्ट्रवाद के सहारे उत्तर प्रदेश फतह करने की बिसात बिछा गए। हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी ने आजादी के लाने अपना सबई नौछावर कर दो। वह धरती के बासियन खो हमाओ हाथ जोड़ के प्रणाम पहुंचे। झांसी ने तो आजादी की अलग जगाई हती,
इटई की माटी के कन कन में वीरता और देश प्रेम बसो है। झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी को हमाओ कोटि कोटि नमन। रानी लक्ष्मीबाई के किले की तलहटी में राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व कार्यक्रम के लिए झांसी पहुंचे प्रधानमंत्री ने बुंदेली भाषा में अपने भाषण की शुरुआत की और रानी लक्ष्मीबाई को शौर्य और पराक्रम की पराकाष्ठा बताया। झांसी की इस शौर्य भूमि पर कदम पड़ते ही ऐसा कौन होगा जिसके शरीर में बिजली न दौड़ जाती हो? ऐसा कौन होगा यहां जिसके कानों में मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी कि गर्जना न गूंजने लगती हो? ऐसा कौन होगा जिसे यहां के रजकणों से लेकर आकाश के बृहत शून्य में साक्षात रणचंडी के दिव्य दर्शन न होते हो? झांसी से बुंदेलखंड की 19 विधानसभा सीटों को साधने के लिए पीएम अपने भाषण में बुंदेली शौर्य, संस्कृति, नायकों की बात करके साफ साफ संदेश दे दिया कि बीजेपी राष्ट्रवाद की दिशा में बहुत मजबूती से काम कर रही है और प्रदेश के चुनाव में राष्ट्रवाद ही उसका प्रमुख मुद्दा रहेगा। ये झांसी रानी लक्ष्मीबाई की ये धरती बोल रही है, मैं तीर्थ स्थली वीरों की, मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं तीर्थ स्थली वीरों की, मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी। उत्तर प्रदेश में 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव की चौसर पर भाजपा लगातार दूसरी जीत सुनिश्चित करने के लिए लड़ रही है। विपक्ष के खिलाफ बीजेपी के तरकश में विकासवाद, आस्थावाद के अचूक शस्त्रों को सजा चुके पीएम मोदी ने बुंदेलखंड के जरिए राष्ट्रवाद का शस्त्र भी सजा देने की कोशिश की। मेरे पीछे ऐतिहासिक झांसी का किला इस बात का जीता जागता गवाह है कि भारत कभी कोई लड़ाई शौर्य और वीरता की कमी से नहीं हारा। रानी लक्ष्मीबाई के पास अगर अंग्रेजों के बराबर संसाधन और आधुनिक हथियार होते तो देश की आजादी का इतिहास शायद कुछ और होता। बुंदेलखंड का इलाका एक दौर में बसपा का मजबूत गढ़ माना जाता था, लेकिन 5 साल पहले बीजेपी ने सारे विपक्ष का इस इलाके से सफाया कर दिया। 2017 में बीजेपी ने बुंदेलखंड में अपनी सियासी जड़ें ऐसी मजबूत की कि सपा और बसपा गठबंधन भी 2019 में उसे हिला नहीं सका। इस तरह सूबे में बीजेपी की सत्ता की वापसी में बुंदेलखंड की भूमिका काफी अहम हो गई है। इसीलिए पूर्वांचल में बीजेपी की सियासी पिच तैयार करने के बाद पीएम यहाँ पहुँचे और आजादी अमृत महोत्सव कार्यक्रम के जरिए राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार दिया। जो बुंदेलखंड कभी भारत के शौर्य और साहस के लिए जाना जाता था, उसकी पहचान अब भारत के सामरिक सामर्थ्य के प्रमुख केंद्र के तौर पर भी होगी। जो क्षेत्र कुछ साल पहले तक गलत नीतियों के कारण पलायन से पीड़ित था, वो अब नई संभावनाओं के कारण निवेशकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। बीजेपी के इस मजबूत गढ़ पर विपक्षी दलों की नजर लगी हुई है। इसी के मद्देनजर अखिलेश यादव ने मिशन 2022 के लिए रथ यात्रा के पहले चरण में बुंदेलखंड क्षेत्र का दौरा किया। एक्सप्रेसवे गाजीपुर से शुरू होकर के लखनऊ तक तो था, वो यात्रा तो पूरी हो गई एक्सप्रेसवे की, लेकिन ये समझना कि असली यात्रा खत्म हो गई। अभी असली यात्रा के लिए जाना और आगे है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से समर्थन इस यात्रा में मिला है गाजीपुर से लखनऊ तक, आने वाले समय में जनता इसी तरह का समर्थन देकर के एक बार दोबारा समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बने। अखिलेश की तरह अपनी जमीन को तैयार करने की कोशिश कर रही प्रियंका गांधी भी इसी हफ्ते बुंदेलखंड के चित्रकूट में महिला वोटर्स को साधने के लिए उतरी।
प्रियंका ने इस दौरान महिलाओं के साथ बातचीत करने के साथ साथ मंदिर में मत्था टेक कर कांग्रेस के लिए सूखी पड़ी बुंदेलखंड की सियासी जमीन को उपजाऊ बनाने की कोशिश की। संदेश यह कि बदलाव लाइए, क्योंकि जिस तरह से राजनीति हो रही है, जिस तरह से किसानों को कुचला जा रहा है, दलितों को, सबको, महिलाओं को गलत है, उसको बदलने की बहुत। बीजेपी ने पीएम मोदी के जरिए बुंदेलखंड में अपनी सियासी जड़ों को मजबूत बनाए रखने का दांव चला है। हमारी पहचान एक ही बन गई, हथियार खरीदार देश। हमारी गिनती उसी में रह रही थी, लेकिन आज देश का मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। बुंदेलखंड में बीजेपी राष्ट्रवाद के अलावा पानी को भी एक बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है, जो हमेशा से यहाँ का एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। इसीलिए झांसी से पहले महोबा में पीएम ने अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण कर बुंदेलखंड के किसानों को पानी की किल्लत से निजात दिलाने का वादा किया। इन लोगों ने बुंदेलखंड के साथ जैसा बर्ताव किया, उसे यहाँ के लोग कभी भी भूल नहीं सकते। नलकूप, हैंडपंप की बातें तो बहुत हुई, लेकिन पहले की सरकारों ने ये नहीं बताया कि भूजल के अभाव में उससे पानी कैसे आएगा। ताल तलैया के नाम पर फीते बहुत काटे, लेकिन हुआ क्या, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में झांसी, ललितपुर, महोबा, जालौन, हमीरपुर और बांदा जिले आते हैं। इन जिलों में कुल 19 विधानसभा की सीटें हैं, जहां बीजेपी का वर्चस्व है, जिसे बरकरार रखने के लिए बीजेपी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का दांव भी चला है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के जरिए चित्रकूट को जालौन से जोड़ने की योजना है, जो इटावा में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। योगी सरकार की योजना बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 2022 के चुनाव से पहले करने की है। ये लोग कितनी भी तौबा मचा लें, यूपी के विकास के काम, बुंदेलखंड के विकास के काम रुकने वाले नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने महोबा में ही परिवर्तन रैली कर चुनावी बिगुल फूका था, जिसके बाद पूरे विपक्ष का बुंदेलखंड से सफाया हो गया था। इस बार वही कामयाबी दोहराने के लिए बीजेपी ने विकास के साथ साथ राष्ट्रवाद का भी दांव चला है। आज तक ब्यूरो। लखनऊ की लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। जी हां, प्रधानमंत्री कार्यालय की व्यस्तता के बावजूद वो अब लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं और नजर भी पूरे बड़े सूबे पर है, हर इलाके पर है, क्योंकि एक तरफ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए पूर्वांचलियों को साधने की कोशिश हुई, तो अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए कृषि कानूनों की वापसी के साथ उधर साधने की कोशिश है। तो अब तीसरी तरफ बुंदेलखंड के लिए, प्रधानमंत्री यूपी के दौरे पर है, बुंदेलखंड के लिए बड़ी सौगातों का ऐलान। इन सब के जरिए हर क्षेत्र को खुश करके अपनी तरफ करने की पूरी कवायद दिख रही है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे बीजेपी के लिए एक ट्रम्प कार्ड है। उत्तर प्रदेश में पिछली बार योगी आदित्यनाथ का चेहरा नहीं था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही चुनाव का पूरा जिम्मा संभाला था, जबरदस्त जीत मिली थी। एक बार फिर प्रधानमंत्री उसी मोड में है और उसी तरह से ट्रम्प कार्ड के तौर पर बीजेपी की तरफ से सामने रखे जा रहे हैं। एक 102 सीट जीतने वाले पूर्वांचल को दोबारा जीतने के लिए प्रधानमंत्री ने एक्सप्रेस वे पर धमाकेदार एंट्री की। प्रधानमंत्री हरक्यूलिस विमान पर सवार होकर पहुंचे और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की मजबूती और वायुसेना के शौर्य का परिचय करवाया। साल पहले मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, तो ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर
विमान से मैं खुद उतरूंगा। पूर्वांचल में बाजी मारने के लिए योगी सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को महज 36 महीने में तैयार करके अपना सबसे बड़ा दांव चला है, जिसके बहाने पीएम मोदी ने पिछली सरकार पर तंज कसा। कौन भूल सकता है कि यूपी में कानून व्यवस्था की क्या हालत थी? कौन भूल सकता है कि यूपी में मेडिकल सुविधाओं की क्या स्थिति थी? यूपी में तो हालत ऐसे बना दिए गए थे कि यहां सड़कों पर राह नहीं होती थी, राह जनी होती थी। पूर्वांचल को लेकर बीजेपी की अपनी बेचैनी है। इसकी वजह यूपी के इस इलाके का राजनीतिक इतिहास है। साल 2007 में यहाँ पर मायावती की पार्टी ने सबसे ज्यादा 85 सीट जीतकर सरकार बनाई थी। 2012 में पूर्वांचल ने 102 सीट जीतकर पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। लेकिन 2017 में यहाँ पर कमल खिला और बीजेपी ने 115 सीट जीतकर सबको चौंका दिया। यानी पूर्वांचल ने पिछले 3 चुनावों में दोबारा किसी को भी अपने यहाँ से नहीं जिताया है। यहाँ का यही वोटिंग पैटर्न बीजेपी की चुनौती बढ़ा रहा है। मुझे मालूम था कि जिस तरह तब की सरकार ने, योगी जी के आने से पहले वाली सरकार ने यूपी के लोगों के साथ नाइंसाफी की, जिस तरह उन सरकारों ने विकास में भेदभाव किया, जिस तरह सिर्फ अपने परिवार का हित साधा, यूपी के लोग ऐसा करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए यूपी के विकास के रास्ते से हटा देंगे। बीजेपी की तरफ पूर्वांचल अखिलेश के लिए भी बहुत अहम है। इसीलिए समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक्सप्रेसवे पर पहुंचकर फूल बरसाकर इसका उद्घाटन कर श्रेय लेने की कोशिश की। अपने कार्यकर्ताओं के इस काम पर अखिलेश ने ट्वीट किया, फीता आया लखनऊ से, नई दिल्ली से आई कैंची, सपा के नाम का श्रेय लेने को मची है खिच्चम खिंचाई। योगी आदित्यनाथ की सरकार में भले ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू हुआ, लेकिन इसका सपना अखिलेश यादव ने देखा था। 42,000 करोड़ में तैयार हुआ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340 किलोमीटर लंबा है। लखनऊ के चांदसराय से शुरू होकर यह एक्सप्रेसवे गाजीपुर के हैदरिया तक जाता है। इस तरह यूपी के 9 जिलों लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर को ये जोड़ता है। पूरब हो या पश्चिम, हजारों गांवों को नई सड़कों से जोड़ा गया है। हजारों किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई हैं। अब आप सभी के सहयोग से, उत्तर प्रदेश सरकार की सक्रिय भागीदारी से यूपी के विकास का सपना अब साकार होता दिख रहा है। यूपी में एक्सप्रेसवे से चुनाव जीतने की कोशिश पहले भी हुई है। अखिलेश और मायावती दोनों ने चुनाव से पहले एक्सप्रेसवे का तोहफा जनता को दिया था, लेकिन दोनों ही नेताओं को जनता ने नकार दिया। अब सवाल यह है कि क्या एक्सप्रेसवे की यह सौगात बीजेपी के मंसूबे पूरे करेगी? आज तक ब्यूरो।